जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर अपना चल रहा था इसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। कल ही ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला था, बट थोड़ी सी समय की इशू आ गई थी, मतलब समय थोड़ा सा कम हो गया था, जिसके वजह से कल ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज एज ए लेक्चर 6 के रूप में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। बट ये क्लास बहुत बड़ा नहीं होगा, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे बच्चे कि कल का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था बांझपन। बांझपन जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा कि बांझपन एक ऐसी घटना, एक ऐसी समस्या होता है एक व्यक्ति के जीवन में जिसमें उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है। प्राथमिक कहने का मतलब एक ऐसी महिला, एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिसको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे हम बांझपन कहते हैं, मतलब प्राथमिक बांझपन कहते हैं। और जब किसी महिला को एक संतान की प्राप्ति होती है और दूसरी बार संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसके बहुत सारे रीजन हैं जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो ये जो होता है, जिसको एक बार संतान हुई और दूसरी बार संतान नहीं उत्पन्न होती है, तो उसे बोलते हैं द्वितीयक बांझपन या द्वितीयक बंध्यता कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। आज हम उसी से जुड़ी हुई अगली बातों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है बच्चे कि यहाँ पे एक टर्म आएगा सरोगेट मदर। शायद आपने बहुत से ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या होता है सरोगेट मदर। तो आइए इसी बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सरोगेट मदर कहने का मतलब ये होता है कि जिसे हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो इसी बात को किराए की कोख कहा जाता है। ये वर्ड सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, किराए की कोख, किराए के रूम तो सुने हमने, किराए की कोख भी होती है। जी हाँ, किराए की कोख भी होती है बच्चे। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी महिला होती है जो किसी और कपल्स के जो बच्चे होते हैं उसको अपने यूट्रस के अंदर विकसित कर रही होती है, उसको वो जन्म देती है। तो उन महिलाओं को किराए का कोख कहा जाता है और उसे ही हम सरोगेट मदर कहते हैं। और ये जो घटना होता है इसे सरोगेसी कहते हैं। आइए इन बातों को समझते हैं ध्यान से। चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे जिसमें एक बांझ महिला, मतलब जिसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, उसे भी कई अलग अलग तरीके हैं जिससे संतान की प्राप्ति की जा सकती है। तो उसमें से हम 5 विधियों के बारे में आज से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पहली बात जो आपको बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी तकनीक है, कुछ ऐसी तरीके हैं जिसके द्वारा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन ये तरीके वैसे ही लोग अपनाते हैं जो या तो अपने जीवन में किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं या जो इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुके हैं, मतलब जो बांझपन का शिकार हो चुके हैं, वैसे ही लोग इसका उपयोग करते हैं। सामान्यतः गांव वगैरह में बहुत कम, रेयर नहीं देखा गया है अभी तक। देखा गया होगा, मतलब हमारे इधर नहीं देखा गया, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं गांव में जो इस प्रकार का तकनीक का उपयोग करते हैं। बट शहरों में ये थोड़ा सा प्रमोट हुआ क्योंकि वहाँ ज्यादा एडुकेटेड लोग रहते हैं। गांव में क्योंकि गांव में जो शिक्षित लोगों की संख्या है वो कम है, धीरे धीरे गांव में भी शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। चलिए, तो इस बात को समझते हैं। कुछ ऐसे तकनीक है जिसके द्वारा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं और इन सारे तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं, मतलब एसोसिएटिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें से पहला तरीका जिसका नाम है पात्र निषेचन, इसके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे ही शॉर्ट कॉट में आईवीएफ कहते हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब हिंदी में इसे पात्रे निषेचन कहा जाता है। क्या होता है इसका सीधा मतलब है कि शरीर के अंदर नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। अगर निषेचन शरीर के अंदर होता है तो अगर किसी भी तरीके से हम निषेचन, मतलब अंडाणु और शुक्राणु की जो मिलने की प्रोसेस है उसको शरीर से बाहर कराया जाए तो इसे ही आईवीएफ कहते हैं। निषेचन की क्रिया यदि शरीर से बाहर होता है तो उसे हम आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में निषेचन कहाँ होता है, तो शरीर के बाहर होता है। क्लियर है? देखिए, वही बात है, निषेचन की वैसी विधि, निषेचन का वैसा तरीका जिसमें
अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर किसी पात्र में संपर्क में लाते हैं, मतलब बाहर किसी बर्तन में। बर्तन कहने का मतलब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का मतलब है। यहाँ ऐसा नहीं कि बर्तन का मतलब आप लोटा कटोरा थाली समझ लो। यहाँ पे बर्तन का मतलब एक ऐसा वातावरण होना चाहिए शरीर के बाहर जो माँ के गर्भाशय के अंदर जैसा एनवायरमेंट होता है उसी प्रकार का एनवायरमेंट बाहरी वातावरण में भी अगर विकसित करते हो तो उसे हम बाहरी पात्र बोलते हैं। तो उसमें अगर हम करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आईवीएफ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? आईवीएफ का मतलब शरीर के बाहर निषेचन। ठीक है, आइए आईवीएफ जो होता है इसके बाद निषेचित अंडे, अगर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए तो अंडाणु निषेचित हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो जाएगी और उसको पुनः यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है उस भ्रूण को। आपको पता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है बच्चे? बोलिए, जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट बनेगा तो फिर जाइगोट 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। ऐसे ही वो कई सारे सेल्स बनाते हैं। फिर उसे क्या होता है कि यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है और वो एक जैसे पहले होता था, एक मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सेम उसी प्रकार का बिहेवियर होता है। सिर्फ अंतर यही था कि इसमें निषेचन की क्रिया बाहर करवाई गई थी। बाहर क्यों होती है? इसके बहुत सारे रीजन है। रीजन ये, कुछ महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है। ठीक है, मतलब अंडाणु और शुक्राणु सही टाइम पे मिल नहीं पाते हैं, इसका ये तरीका हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि किसी महिला के अंडाणु में दोष होता है तो उसे किसी दूसरे महिला से अंडाणु लिया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट करा के उसके बॉडी में फिट किया जाता है। या कभी कभी उसके पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर, उसके शुक्राणुओं में कुछ दोष हो जाते हैं तो किसी डोनर से शुक्राणु लेते हैं और उसे टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराने के बाद उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजन है। आइए अब हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, सरोगेट मदर जो आज का अपना टॉपिक है। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था ना बच्चे? कमेंट करना अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। हालांकि ये जो वीडियो है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो है और ऐसा नहीं है कि इसमें कम एनर्जी लगाई गई है, उतनी ही एनर्जी लगाई गई है जितना आपको एक लाइव क्लास में दिया जाता है। कुछ समय की अभाव थी जिसकी वजह से आपको ये रिकॉर्डेड क्लास देखना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान से क्लास को देखो, आपको उतना ही मजा आएगा। हम उसी इंटेंशन के साथ आपको ये बात रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सरोगेट मदर क्या होता है, ध्यान रखेंगे। सरोगेट मदर मैंने आपको बताया जिसे हम किराए की कोख कहते हैं। किराए की कोख मतलब एक ऐसी महिला होती है जो किसी और महिलाओं के बच्चे को अपने पेट के अंदर पालती है और फिर उसे जन्म देती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें उस महिला का उस बच्चे से कोई रिलेशन नहीं होता है। हालांकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चे। भारत में इसे बहुत कानूनी तौर पर लिया गया है, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। पहले आप ध्यान रखो, सरोगेट मदर का मतलब किराए की कोख भी कहते हैं। इसे आपको हिंदी में क्वेश्चन आ सकता है, किराए की कोख क्या है? क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। निषेचित अंडे, अगर बाहर, शरीर के बाहर अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित किया गया है तो निषेचित अंडे को जिस महिला के गर्भाशय में, किसी और महिला के गर्भाशय में रखा जाता है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर कहते हैं और इस इवेंट्स को, इस पूरे प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सरोगेट मदर मतलब जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है वो महिला उस बच्चे की वास्तविक मां नहीं है, क्योंकि न उससे कोई डीएनए मैच करेगा, केवल उसके शरीर में ये बच्चा पला बड़ा है, बल्कि उस बच्चे से उस मां के बीच कोई आनुवंशिक संबंध, कोई भी जेनेटिक रिलेशन नहीं होता है। इस घटना को सरोगेसी कहते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा ये बात पहले से जानता था कि सरोगेसी भी कोई चीज है? सरोगेट मदर जैसा भी कोई टेक्निक, तरीका है जिसके द्वारा हम संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं? हालांकि एक बात ध्यान रखना बच्चे, सरोगेसी जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब ऐसी सरोगेसी होती है जिसमें बच्चे का कोई रिलेशन नहीं होता उस माता से, लेकिन कहीं कहीं पे ये जो होता है ना, वो एक प्रकार से ट्रेडिशनल कराया जाता था। ट्रेडिशनल सरोगेसी होता था जिसमें क्या होता था कि महिलाएं ना अपने वास्तविक फायदों के लिए, वास्तविक फायदा मतलब अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से कुछ महिलाएं ये करती है, लेकिन अपने यहाँ नहीं, वेस्टर्न कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन ये इलीगल है। आपको मैं बताता हूँ कि सरोगेट मदर कौन बन सकती है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। भारत में 2021 में इस नियम में संशोधन किया गया है। आइए थोड़ी सी बात इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहली बात कि जो सरोगेसी होता है, जिसको हम सरोगेट मदर के नाम से जान रहे हैं, वो क्यों अपनाई जाती है? इसके बहुत सारे रीजन है बच्चे। सरोगेसी अपनाने के बहुत सारे रीजन, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब था, इसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु को मिलाया गया है तो ये निषेचित हो जाएगा और ये जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट किसी महिला के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा।
मान लेते हैं यहाँ पर देखिए इमेज के रूप में आपको समझाया गया, ये दोनों कपल्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, और ये एक सरोगेट मदर का रोल कर रही है। इसका मतलब कि शुक्राणु इस व्यक्ति का होगा और अंडाणु इस महिला का होगा, लेकिन जो जाइगोट बना होगा उसको डेवलप करा के 8 कोशिकीय अवस्था में या 16 या 32 कोशिकीय अवस्था में इस महिला के यूट्रस में गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। अब क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिए, पूरा कहानी आप सुनोगे तो ये सारा बात समझ में आएगा। ऐसा जब होता है तो इस महिला के, जो महिला सरोगेट मदर बनती है, इसके लिए भारत में कुछ नियम लगाए गए हैं। नियम क्या क्या है, जरा उस नियम को पहले समझते हैं। उससे पहले आप थोड़ी सी ये बात है कि अपनाई क्यों जाती है, सरोगेसी क्यों अपनाया जाता है, इसके कई कई सारे तरीके, कई सारे रीजन हैं। पहली बात कि गर्भाशय संबंधी समस्याएं, जो महिला, जैसे ये महिला है, इसने सरोगेसी अपनाया इसके लिए, तो ये महिला प्रेग्नेंट है अभी, क्योंकि बच्चा इसका है लेकिन इसके पेट में पल रहा है। आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा उसी का होगा जिसके अंडाणु और शुक्राणु होंगे। तो अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों कपल्स का है, तो इसका बच्चा है लेकिन इसके गर्भाशय के अंदर नहीं, इसके गर्भाशय के अंदर पल रहा है किराए पर, कोख किराए का है। इसका मतलब कि इस महिला को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं इस बदले में, ताकि इस बच्चे का भरण पोषण सही से हो सके। क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसे सही प्रकार का भोजन चाहिए ताकि बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आइए, तो सबसे पहले गर्भाशय की समस्या, इस महिला में अगर गर्भाशय की समस्या होगी इसलिए वो सरोगेसी अपनाई है। दूसरा, बार बार गर्भपात हो जाना, मतलब जो महिला मां बनना चाहती है अगर बार बार मिसगैरेज हो जाता है, गर्भपात यानी कि बच्चा गिर जाता है, जिसको हम एमटीपी कहते हैं, आपको बताया था, जिसे एबॉर्शन कहते हैं, या अपने आप भी बच्चा गिर सकता है, मतलब गर्भपात हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं अगर बार बार हो जाती है तो वो मां नहीं बन पाएगी, इसीलिए सरोगेसी का मदद लेती है। इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य रोग, मां बनना चाहती है कोई महिला लेकिन उसका हेल्थ सही नहीं रहता है, तो वैसे सिचुएशन में भी वो सरोगेसी का यूज कर सकती है। और चौथा बात, कैंसर का इलाज, अगर किसी महिला को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो मां बनने की भी इच्छा रखती है, तो वैसे इस सिचुएशन में भी उसके ओवरी से अंडाशय, जो अंडाणु निकलेगा उसको कलेक्ट करके और फिर सरोगेसी के रूप में किसी दूसरे महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पांचवा रीजन है समलैंगिक विवाह। हमारे देश में भी समलैंगिक विवाह होता है, मतलब समलैंगिक विवाह मतलब एक लड़की किसी लड़की से विवाह कर लेगी। समान लिंग में विवाह होता है, मतलब लड़का लड़का से विवाह कर सकता है, लड़की लड़की से विवाह करता है। हालांकि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी दे दी है। तो कई सारे लोग ऐसे, हमने भी वीडियोस में देखा है कि दो महिलाएं ही आपस में विवाह कर रही है या दो पुरुष ही आपस में विवाह कर रहे हैं, तो उसको बच्चा कैसे होगा, तो बच्चा कैसे होगा, इसी सरोगेसी की मदद से होगा, कि चूंकि उसमें अंडाणु किसी और का होगा। अगर दो महिलाएं आपस में विवाह कर ली है तो शुक्राणु किसी डोनर से लिया जाएगा और अंडाणु उन्हीं में से किसी एक का होगा। और अगर कोई दो पुरुष आपस में ही विवाह कर लिया है तो उसमें शुक्राणु उस पुरुष का होगा लेकिन अंडाणु किसी महिला का होगा। तो वैसे सिचुएशन में भी समलैंगिक विवाह की स्थिति में भी सरोगेसी अपनाया जाता है। आपने भी सुना है समलैंगिक विवाह के बारे में, तो आप कमेंट करके बताएं। पांचवा है कि गर्भाशय का ना होना। कभी कभी आपको मैंने बताया था कि कभी कभी किसी महिला के अंदर यूट्रस ही नहीं होता है, बाय बर्थ, जन्म से ही यूट्रस नहीं होता है, या यूट्रस में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो इन तमाम स्थितियों में जो होता है ये सरोगेट मदर का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सरोगेसी क्यों अपनाई जाती है, ये जो सरोगेट मदर का उपयोग क्यों किया जाता है, ये तमाम रीजन है जिसके कारण सरोगेसी अपनाई जाती है। और भी रीजन है बच्चे, जैसे अगर किसी महिला को, जैसे कोई सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटी समझ रहे हो, जो जैसे एक्टर्स वगैरह, वो अपने किसी इंपॉर्टेंट कामों में व्यस्त रहती है, तो वो बच्चे को जन्म देना चाहती है लेकिन अपने कोख से नहीं, तो वो सरोगेसी का यूज कर सकती है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सरोगेट मदर होता है ये कौन बन सकती है, इसके लिए भारत में कुछ क्राइटेरिया है बच्चे। सरोगेट मदर बनने के लिए, ये जो होता है सरोगेट मदर, तो सरोगेट मदर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सरोगेट मदर के लिए निर्देश, कुछ क्राइटेरिया है, निर्देश है, इस निर्देश का पालन होना चाहिए, उसके बाद ही वो सरोगेसी यूज कर सकती है। सबसे पहली बात कि भारत में, और ये संशोधन कब हुआ है, 2021 में हुआ है बच्चे। सबसे पहली बात कि जो सरोगेसी, जो महिलाएं सरोगेट मदर बनना चाहती है उसमें कंडीशन है, सरोगेसी वही बन सकती है जो किसी कपल्स के बहुत करीब रिश्तेदार हो, मतलब जिसके रिश्तेदार हैं केवल वही सरोगेसी हो सकती है। ऐसा नियम है बच्चे, लेकिन आपको भी पता है कि भारत में नियम के अपवाद भी बहुत सारे होते हैं। जैसे एमटीपी करवाना इलीगल है
24 मंथ के बाद, लेकिन फिर भी एमटीपी होता है। एबॉर्शन कराना इलीगल है, लिंग जांच कराना इलीगल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि सरोगेट मदर जो होती है वो किसी जिस कपल्स का सरोगेसी होना चाहिए था उसके रिश्तेदार होने चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, जो महिला सरोगेट बनेगी वो 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 25 साल एटलीस्ट है, 25 साल प्लस उनका उम्र होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो महिला सरोगेट मदर बनना चाहती है उसका कम से कम एक से प्लस बच्चा, एक बच्चा या एक बच्चा होना चाहिए और प्लस में एक से ज्यादा होना चाहिए। और साथ में चौथा कंडीशन कि विवाह के वो महिला मैरिड होनी चाहिए, विवाहित महिला होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अनमैरिड महिला किसी का सरोगेसी कर ले, तो ये भारत में इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो महिला विवाहित होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप यूं समझ सकते हैं कि एक बच्चा है तो वो विवाहित होंगी, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके द्वारा जो सरोगेट मदर बनती है वो उसके अंदर ये होना चाहिए। पहले नंबर कि वो किसी की मतलब जिसकी सरोगेसी लेना चाहती है उसकी खास रिश्तेदार होनी चाहिए। इसके अलावा 25 साल से प्लस उनका एज होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। वो विवाहित होनी चाहिए और एक या एक से ज्यादा बच्चा उनका होना चाहिए, एटलीस्ट एक। अपने प्राइवेट जीवन में उनके कोई जनन स्वास्थ्य कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप ध्यान रखेंगे पांचवी बात कि जो महिला सरोगेट बनती है उसकी एक खास बात है भारत में कि वो केवल और केवल एक बार ही सरोगेसी का यूज कर सकती है। जैसे एक बार सरोगेट मदर बन गई तो दोबारा उनको नहीं बनना है, ऐसा नियम है बच्चे। मैं आपको बता रहा ऐसा नियम है, लेकिन क्योंकि भारत में बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, एक नहीं बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल एक ही बार वो सरोगेट बन सकती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में अब यहाँ फिर अपने यहाँ कंट्री में भी कुछ महिलाएं इसे धंधा बना लिया, मतलब पैसा कमाने का तरीका का, पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। कैसे? वो बार बार सरोगेसी अपनाती है, हर 2 साल पर 3 साल पर सरोगेसी अपनाती है, जिससे उसको काफी सारे पैसे मिलते हैं। इसके लिए एक खास बात है कि जो महिला, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो महिला सरोगेट बनेगी, मतलब जो सरोगेसी अपनाएगी जो महिला, उसमें कुछ कानून बनाए गए हैं। कानून ये कि जिस दिन से गर्भधारण होगा उस समय से लेकर के गर्भधारण से कब तक, बच्चा का जब जन्म होगा तो जन्म से 3 साल के बाद तक, 3 इयर्स बाद तक जो भी खर्च लगेगा उसके खाने पीने में, भोजन पानी में, क्योंकि जिस समय महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय भोजन पानी ठीक ढंग से मिलना चाहिए। तो जिस महिला का बच्चा उस महिला के अंदर पल रहा है, उस जो महिला सरोगेसी के लिए फोर्स की थी, मतलब जिसका बच्चा था वास्तविक रूप से, वो महिला उस जो सरोगेसी अपनाई हुई है उस महिला को क्या करेगी, पैसे देगी ताकि वो सही तरीके से भोजन पा सके, मुआवजे के रूप में 3 साल बाद तक खर्च देगी। ये बात कानून में मेंशन किया गया है। तो वो सारे खर्च देने होते हैं ताकि उस महिला के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? भारत सरकार ने इसी पर आईवीएफ पर बहुत सारे सिनेमा बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे तो गुड न्यूज जो है, गुड न्यूज एक सिनेमा है अक्षय कुमार की, और ये सिनेमा किस पर बनाया गया है, तो आईवीएफ पर बनाया गया है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छा सिनेमा है, कॉमेडी सिनेमा भी है, मतलब हंसी खुशी भी आता है इसमें, और आईवीएफ को प्रमोट करने के लिए सिनेमा बनाया गया है। तो आप लोग कभी फ्री टाइम में इसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि सरोगेसी क्या होता है, सरोगेट मदर कौन बन सकती है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये आप ध्यान से रख सकते हैं। ये बात क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बच्चे। ध्यान रखना है कि सरोगेट मदर होती है वो वास्तविक माँ नहीं होती है उस बच्चे की। चलिए थोड़ी सी बात और है, जरा समझते हैं इसे। सरोगेट मदर का बच्चे से कोई आनुवांशिक संबंध नहीं होता है, कोई भी उसका जेनेटिक रिलेशन नहीं होता है उस बच्चे से। वह केवल इसके गर्भाशय में विकसित होता है। माँ वो जन्म तो देती है लेकिन वो माँ नहीं होगी उस बच्चे की। जिस दंपत्ति मतलब जिस कपल का बच्चा सरोगेट मदर के पास होता है, उस दंपत्ति को सरोगेट मदर के गर्भावस्था के दौरान सारे खर्च देने होते हैं और साथ में 3 साल बाद तक के खर्च देने होते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज ना आए। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चे? आगे अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और कोई सा इमोजी आप सेंड कर सकते हो। आगे दूसरा तरीका है, पहला तरीका हमने बताया कि जो महिलाएं बांझ है वो आईवीएफ का उपयोग कर सकती है। दूसरा तरीका है परख नली शिशु, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने बहुत नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से आईवीएफ ही होता है।
आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें भी निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर ही होती है। तो ये भी आईवीएफ का ही एक रूप है। तो आप ध्यान रखेंगे आईवीएफ क्या होता है, मैंने डिटेल से आपको अभी जस्ट समझाया आईवीएफ कैसे काम करता है और ये क्या होता है। चलिए, यह जो होता है वो आईवीएफ का ही एक उदाहरण है। इसमें अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर होता है। निषेचन शरीर के बाहर होगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है जब निषेचन हो जाए आईवीएफ में, तब क्या होता है, या तो 8 सेल्स की अवस्था में, 8 कोशिकीय अवस्था में, या 16 कोशिकीय अवस्था में उस अंडाणु को जो निषेचित हो गया है उसको मां के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब 8 कोशिकीय अवस्था, इस वर्ड पे ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, जब 8 कोशिकीय अवस्था में ट्रांसफर किया जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। लेकिन जब 16 या 32 कोशिकीय अवस्था में ट्रांसफर होगा तो गर्भाशय में ट्रांसफर होगा। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि गर्भाशय में कब ट्रांसफर होता है, 32 या 16 कोशिकीय अवस्था में, और फैलोपियन नलिका में कब ट्रांसफर होता है, 8 कोशिकीय अवस्था में। तो वही बात है कि फिर भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा जाता है। कहा, फैलोपियन ट्यूब में। और इस घटना को क्या बोलते हैं, ZIFT बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आगे आपको लिखा मिलेगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहां लिखा गया, ध्यान रखेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि ZIFT का पूरा नाम क्या है। ध्यान से रिवाइज कीजिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था से ज्यादा हो, मतलब 16 हो, 32 हो, तो उसे डायरेक्ट कहां, गर्भाशय के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं और इसे IUT कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब कि डायरेक्ट गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि ZIFT क्या होता है। मतलब जब 8 सेल की अवस्था में ट्रांसफर किया जाएगा तो जाइगोट, जो मतलब चूंकि बना हुआ है जाइगोट ही है वो, और उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। और 8 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहा, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। आगे, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी। और पूरे दुनिया में पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी उसका नाम है ये लुइस जॉय ब्राउन। ये एक महिला थी बच्चे, ये एक फीमेल है। ये दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, लुइस जॉय ब्राउन। बचपन में ऐसी दिखती थी। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की सबसे पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम ये है, इसको बोलते हैं, ये कनुप्रिया अग्रवाल है। आपको देखने से लग रहा है कि ये भी एक महिला है, कनुप्रिया अग्रवाल। ये भारत की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। ध्यान रखेंगे, वही बात लिखा गया है कि दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन है। ये एक महिला थी, ये भी एक महिला है। हालांकि कुछ दिन पहले इनकी उम्र अभी बहुत ज्यादा है। क्यों, 1978 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। ध्यान रखेंगे। और भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल है। इसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे भगवान के नाम पे नाम दे दिया जाता है। 1986 में इनका जन्म हुआ था और ये अभी तक कितने, 40 साल की हो गई है लगभग। तो ये अपनी 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी कुछ दिन पहले, उसी का ये इमेज है। 40 साल होने वाला है बच्चे, तो 26 में 40 साल हो जाएगा ना। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, ये लड़की थी, ये भी लड़की थी। और हाल में माना चला कि इन दोनों का जो जीवन भले ही टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न हुआ है, बट इन ये दोनों भी एक नॉर्मल बेबी की तरह, नॉर्मल बेबी जैसे बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करती थी। और ये माँ भी बनी है, 2 बच्चे भी हैं इनके। तो जीवन जीने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है टेस्ट ट्यूब बेबी को भी। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन है और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल है, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है। अच्छा, कहीं कहीं पे इसे कुमहर्षा भी नाम दिया गया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अगर कनुप्रिया अग्रवाल है तो यही लगाना, इसे दुर्गा भी नाम दिया गया बच्चे। क्लियर है। आगे समझते हैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी तरीका, 2 तरीका आपको बताया, पहला IVF, दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी, और तीसरा जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, GIFT। इसे गिफ्ट मत समझना, आप समझ सकते हो गिफ्ट, लेकिन हालांकि यहाँ पर गिफ्ट का यहाँ पर पूरा नाम आपसे पूछ देगा, तो ध्यान रखना, गैमिट, G फॉर गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। वो सेम ZIFT की तरह है, बस G लगा है। वहां पे जाइगोट था Z से, और यहाँ पर G पर गैमिट है। हिंदी में इसे होता है फैलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इन दोनों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए जरा समझते हैं।
खास करके ये बातें उन महिलाओं के लिए उपयोग की जाती है जो महिलाएं अंडाणु यानी कि एक जो होती है फीमेल गैमेट उसको उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन वो निषेचन कर सकती है। सब कुछ होगा लेकिन अंडाणु उत्पन्न नहीं होता है, तो वैसी महिलाओं के लिए ये तरीका, क्योंकि अंडाणु उत्पन्न नहीं होगा तो वो मां नहीं बन सकती है, तो किसी डोनर से डोनर मतलब जो दान में देती है, जैसे ब्लड दान में दिया जाता है ना अपने यहाँ, वैसे ही अंडाणु शुक्राणु भी दान दिया जाता है। ठीक है, तो जो महिलाएं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है परंतु निषेचन कर सकती है, तो उनमें दाता दाता मतलब जो देती है अंडाणु, दाता से अंडाणु लेकर फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसी तरीका को हम बोलते हैं GIFT मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हो गया? इमेज समझिए कैसे दिया जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से इंजेक्शन के माध्यम से गैमेट को अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी महिला से निकाला जाता है, डोनर से निकाला जाता है और फिर उसे दूसरे महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे ही GIFT मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको ये कैसे कब अपनाया जाता है? जब महिला अंडाणु उत्पादन नहीं कर सकती है लेकिन वो निषेचन चाहे प्रेगनेंसी जो है वो पूरा अच्छे तरीके से कर सकती है, तो वैसे महिलाओं के लिए ये होता है। और चौथा तरीका क्या है जिसको हम बोलते हैं ICSI, इसका जो पूरा नाम अगर देखा जाए तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। मतलब कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके बॉडी में स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, स्पर्म की संख्या कम होती है या स्पर्म में कुछ दोष हो जाता है, तो वैसे पुरुषों के लिए क्या है कि किसी दूसरे पुरुष का शुक्राणु लिया जाता है जिसको हम डोनर बोलते हैं और उसको इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट अंडाणु के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये अंडाणु था, इसमें निडल के माध्यम से शुक्राणु को ट्रांसफर किया गया है, तो शुक्राणु से ये कंबाइन होकर जाइगोट बनाएगा और फिर ये एक निश्चित बेबी की तरफ विकास हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ICSI। इसके बारे में आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था। तो इसमें शुक्राणु को सुई के द्वारा सीधे अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, सीधे अंडाणु में ट्रांसफर कराना ही क्या कहलाता है? ICSI कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। 4 तरीके में कोई भी दिक्कत नहीं है और ये अपना 5वां तरीका जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम वीर्यसेचन, शॉर्टकट में से AI भी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो AI बनता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं। वीर्यसेचन क्या है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया बच्चे पिछले चैप्टर में। वीर्यसेचन का मतलब ये होता है कि अगर शुक्राणु को वेजाइना के अंदर प्रवेश कर पेनिस के द्वारा वेजाइना के अंदर रिलीज करने की जो तरीका है उसको ही इंसेमिनेशन कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें ये विधि जो होता है वैसे महिला या पुरुष के लिए होता है जिसके सीमेन में कुछ इश्यूज है या स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट क्या होता है आपको पता है कि 1 ml जो सीमेन होता है उसमें जितना शुक्राणु होना चाहिए अगर उससे कम हो गया तो उसे स्पर्म काउंट कहते हैं। ठीक है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होना चाहिए, अगर उससे शुक्राणु कम है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दिक्कतें होती है। तो वैसी सिचुएशन में वो जो लड़का है जिसमें स्पर्म काउंट कम हो गया है तो वो पिता नहीं बन सकता। ठीक है, आइए स्पर्म काउंट कम क्यों होता है इसके भी बहुत सारे रीजन है। ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा मोबाइल फोन या फोन के नीचे वाले पॉकेट में फोन रखना, इसे डिफरेंट टाइप के रेडिएशन निकलते हैं उससे स्पर्म कम बन पाते हैं। इसके अलावा ज्यादा एल्कोहल या धूम्रपान का उपयोग करना, ये बहुत सारे रीजन है। चलिए, जब किसी पुरुष के सीमेन में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है तो किसी दाता मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से लिया जाता है शुक्राणु लेकर और कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है? AI कहलाती है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बच्चे। ये एक तरीका है जिसमें फीमेल के यूट्रस के अंदर इंजेक्शन के माध्यम, जैसे गाय भैंस को सीमेन पड़ता है ना, उसी तरीके से फीमेल के वेजाइना के अंदर भी इंसर्ट कर दिया जाता है शुक्राणु को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मतलब एक बांझ महिला भी जिसको संतान नहीं हो सकता था वो भी इन 5 तरीकों में से किसी एक ही तरीका का उपयोग करके वो मां बन सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के सिचुएशन में है। वो डॉक्टर से जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे तब तक आपको बेहतर वो पता नहीं होगा कि किस तरीका का आपको समस्या और उसमें किस तरीका का आप उपयोग करना चाहेंगे। मैंने बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तब भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और ध्यान रहे, अगली जो आपकी वीडियो होने वाली है, जो कल आपकी क्लास होगी, उस क्लास की खास बात यह है कि उसमें हम टोटल एमसीक्यूज करने वाले हैं और साथ में कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो गया बात आपको? शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे करेंगे। तो इन जो भी क्लास आपको पढ़ाई गई है उन सारे क्लास का बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए, दबा के एकदम 2-3 बार रिवाइज करके तब क्लास में शामिल होइए और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।